Hello everyone, Jai Swaminarayan to all. Myself Professor वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूनिट 3 रेल ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा यूनिट चल रहा है उसके लेक्चर नंबर 3 जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। So this is the GTU syllabus of Unit 3 Rail Transportation, and we will already discuss on role of Indian Railways and basic requirement of railway alignment and types and component of the every component of the railway function. So this is both topic are completed in our previous lecture, and now we will discuss on geometric design of railway track. So content is और दिस लेक्चर इज नेसेसिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले ग्रेडियंट और ग्रेड कंपनसेशन और हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रेलवे हॉरिजॉन्टल कर्व्स में हम स्पीड ऑन कर्व्स, रेडियस, सुपर एलिवेशन और कांट डिफिशिएंसी, नेगेटिव सुपर एलिवेशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ट्रांजिशन कर्व, वर्टिकल कर्व्स और कॉर्निंग ऑफ व्हील के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के रेलवे जियोमेट्रिक डिजाइन 1 में हम 2 से 3 टॉपिक ये कवर करने वाले हैं। तो ये है ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो लेक्चर और स्टार्ट करते हैं नेसेसिटी ऑफ द रेलवे ट्रैक से। सो दोस्तों, हम सबको पता है कि रेलवे में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली और मोस्टली डीरेलमेंट हो रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो उसमें मेजर 3 रीजन होते हैं कि जिसकी वजह से डीरेलमेंट होता है। यहाँ पे मैंने डीरेलमेंट का इमेज दिखाया है। तो डीरेलमेंट के पीछे जो मेजर 3 रीजन होते हैं वो होता है ट्रैक डिफेक्ट, यानी जो रेलवे ट्रैक है उसमें कमी होना या तो इसमें प्रॉब्लम होना। दूसरा है व्हीकल डिफेक्ट, यानी कि जो हमारा व्हीकल है, इंजन है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई कमी होना और उसकी वजह से एक्सीडेंट होना, इसमें कोई प्रॉब्लम या इश्यू की वजह से एक्सीडेंट होना। और तीसरा है ऑपरेशनल डिफेक्ट, यानी कि जो ड्राइवर है या कोई मैनेजमेंट की तरफ से या ड्राइवर की तरफ से कोई डिफेक्ट है चलाने में, ठीक है, एज अ ड्राइवर प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है वो। तो इन 3 मेजर चीजों की वजह से बेसिकली डीरेलमेंट अकर होता है और जिसकी वजह से रेल एक्सीडेंट होते हैं। बट अगर इसको हमको कंट्रोल करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है और जिसकी जरूरत है वो है जियोमेट्रिक डिजाइन। तो नेसेसिटी ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन क्या है कि इन 3 चीजों की हम रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रैक डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, व्हीकुलर डिफेक्ट और ऑपरेशनल डिफेक्ट को समझ के जियोमेट्रिक डिजाइन में हम जो डीरेलमेंट होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसकी नेसेसिटी है। तो सबसे पहले इन 3 चीजों में से मैं ट्रैक डिफेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपको समझाना जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियोस में यहाँ पे ट्रैक डिफेक्ट के लिए कुछ फोटोग्राफ्स और दिखाया है। तो बेसिकली स्ट्रेट ट्रैक क्या है। सो डिफेक्टिव क्या होता है कि जो स्ट्रेट ट्रैक है वो क्रॉस लेवल है, अलाइनमेंट है, गॉज है और जॉइंट है। ये 4 चीजें डिफेक्टिव प्रॉब्लम हो सकता है स्ट्रेट ट्रैक में। तो जहाँ पे क्रॉस का लेवल होता है या तो कोई जगह पे अलाइनमेंट होती है, ठीक है, या तो रेल गेज होता है या तो जॉइंट होता है। तो यहाँ पे ये डिफेक्ट जिस हिसाब से यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, इस हिसाब से जो स्ट्रेट ट्रैक होता है उसमें ये डिफेक्ट हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे जब आप जॉइंट देख रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको डिफेक्ट देखने को मिल रही है। दूसरा है कर्व ट्रैक। ट्रैक डिफेक्ट में एक तो जो ट्रैक होता है कि जो यहाँ पे रेलवे ट्रैक जाने वाली है, और दूसरा होता है कर्व्स पे। तो कर्व्स पे बेसिकली जो सुपर एलिवेशन है कि रेल है, दोनों रेल में से एक रेल और दूसरे रेल उसका इनर और आउटर डिफरेंस है कि जहाँ पे कर्व्स आता है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इफेक्ट होती है। तो अगर मैं सुपर एलिवेशन इम्प्रॉपर रखूंगा, ठीक है, रेडियस और स्पीड में डिफरेंस रहेगा तो उसकी वजह से कर्व ट्रैक में डिफेक्ट आती है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन टू रेल, कि दोनों रेल में से दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है लोड, तो उसकी वजह से या तो एक रेल पे ज्यादा लोड आ रहा है तो उसकी वजह से भी ट्रैक जो ट्रैक होता है उसमें डिफेक्ट होती है। तो स्ट्रेट ट्रैक और कर्व ट्रैक में इस हिसाब से डिफेक्ट होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट ट्रैक में जो डिफेक्टिव रहती है
वहाँ पे क्रॉस लेवल पे, अलाइनमेंट पे, कोर्स पे और जॉइंट पे हो सकता है। सो बेसिकली याद रखने वाली बात यह है कि रेलवे ट्रैक शुड बी डिजाइन टू सूट द लोड एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड शुड मीट द सेफ्टी एंड इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड। तो इस हिसाब से हम ट्रैक डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं ग्रेडियंट के बारे में। तो ग्रेडियंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेलवे अलाइनमेंट को समझने के लिए। तो बेसिकली जो जियोमेट्रिक डिजाइन है, हम सबको पता है कि रेल ट्रैक है, तो हर जगह पे तो हम लैंडस्केप या तो प्लेन लैंडस्केप हमको मिलने नहीं वाला है। माउंटेनियस रीजन है या तो हिली रीजन है, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमको अप एंड डाउन स्लोप मिलने वाला है लैंडस्केप का। तो वहाँ पे हमको ग्रेडियंट देना पड़ेगा रेलवे ट्रैक के लिए। तो बेसिकली जब हम ट्रैक को ग्रेडियंट में शूट करेंगे तो ग्रेडियंट कुछ ना कुछ परसेंटेज में हम रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं कि डिपार्चर ऑफ ट्रैक फ्रॉम द लेवल, रेट ऑफ द राइज एंड फॉल ट्रैक इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, और राइजिंग ग्रेडियंट एंड फॉलिंग ग्रेडियंट। इन तीन चीजों में हम देखते हैं कि राइजिंग ग्रेडियंट है या तो फॉलिंग ग्रेडियंट है हिली रीजन पे, या तो रेट ऑफ राइज एंड फॉल ट्रैक की जो ट्रैक है उसका रेट ज्यादा है राइज एंड फॉल का मूवमेंट की डायरेक्शन में, या तो डिपार्चर ऑफ ट्रैक कि जो ट्रैक है उसका डिपार्चर है अलग अलग लेवल पे। तो इन चीजों में हमको ग्रेडियंट देखने को मिलता है। बट इस ग्रेडियंट को हम मेजर कैसे करेंगे? तो बेसिकली दो मेथड है। बाय एक्सटेंट ऑफ राइज एंड फॉल इन 100 यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये जो 50 यूनिट है उस हिसाब से राइज एंड फॉल को 100 यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 12 फॉर अ राइज एंड फॉल इन 1 यूनिट, कि एक यूनिट में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है राइज एंड फॉल से। तो इन दोनों चीजों से हम ग्रेडियंट को मेजर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेडियंट की बात करें तो मेजर 4 टाइप ऑफ ग्रेडियंट देखने को मिलते हैं, जिसको हम इस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट, पुशर एंड हेल्पर ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट एट द स्टेशन यार्ड। इन चार पार्ट में या तो चार टाइप में हम ग्रेडियंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट का क्लासिफिकेशन लिखा, ग्रेडियंट क्या है वो समझा है। दूसरी चीज कि अब मैं इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। रूलिंग ग्रेडियंट, सबसे पहला रूलिंग ग्रेडियंट क्या है पहले डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम ग्रेडियंट अलाउ ऑन द ट्रैक सेक्शन। जो रेलवे ट्रैक होता है उस पे हम जो मैक्सिमम ग्रेडियंट की इतना ग्रेडियंट रहेगा, इतना राइज होगा या इतना फॉल होगा, कोई भी रीजन हो, प्लेन रीजन हो या हिली रीजन हो, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम ग्रेडियंट हम अलाउ करने वाले हैं ट्रैक सेक्शन में वो रूलिंग ग्रेडियंट होगा। दूसरी चीज, डिसाइड द मैक्सिमम लोड एट द एंजिन कैप फॉर्म, कि हम लोड डिसाइड कर लेंगे। उसके साथ साथ यूज फॉर डिजाइन पर्पज के लिए, अगर रोलिंग ग्रेडियंट में देता हूँ तो उसको डिजाइन पर्पज के लिए भी यूज करूंगा। जेंटल स्लोप इज मोस्ट डिजायरेबल, इसके लिए एक प्रॉपर स्लोप भी डिजायरेबल होना चाहिए। और दूसरा, मस्ट बी फॉलो बाय फॉलोइंग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किस हिसाब से हम रखने वाले हैं कि अगर प्लान टर्रेन है, सीधा टर्रेन है, तो वहां पे रोलिंग ग्रेडियंट, अगर लैंडस्केप सीधा है तो जो हम रेलवे ट्रैक बनाने वाले हैं तो वहां पे हमको ग्रेडियंट 1/150 या तो 1/200 में चाहिए। तो इतने में जो ग्रेडियंट रहेगा वो प्लेन में होगा। अगर हमारा रूलिंग ग्रेडियंट 1/100 और 1/150 है तो वो बेसिकली हिली रीजन है, ठीक है। तो हिली टर्रेन के लिए रूलिंग ग्रेडियंट और प्लेन टर्रेन के लिए रूलिंग ग्रेडियंट यहाँ पे मैंने टेबल में दिखाया है। किस हिसाब से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर कोई भी जगह पे एक्स्ट्रा पुल रिक्वायर्ड टू क्लाइम, ठीक था, क्लाइम ग्रेडियंट है कोई भी जगह पे और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पुल की जरूरत है, ठीक है। तो वो किस हिसाब से मैं फाइंड करूंगा कि W इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू W इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो W इंटू ग्रेडियंट, तो जो एक्स्ट्रा पुल है वो मैं W इंटू ग्रेडियंट के हिसाब से मैं वो कर सकूंगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर मेरा वर्क है तो यहाँ पे मेरा वेट है, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं रेलवे ट्रेन है जिसमें जो ट्रक इंजन का है ये वेट है, ठीक है।
तो उन सब का जो पूरा रेल का वेट होता है वो मैं कुछ टन्स में कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो इनटू ग्रेडियंट में करूँगा तो मुझे प्रॉपर एक्स्ट्रा पुल मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पुल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि फाइंड द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द लोकोमोटिव ऑफ द ट्रेन वेट 500 टन। अगर लोकोमोटिव इंजन वाली ट्रेन का 500 टन वेट है तो वहाँ पे एडिशनल फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा वो मुझे फाइंड करना है। टू नेगोशिएट द राइज एंड फॉल इन 1 इन 200 मीटर, और 1 इन 200 मीटर में जो राइज एंड फॉल हो रहा है उसको नेगोशिएट करना है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पुल के लिए एक इक्वेशन यहाँ पे आगे से मैंने आपको बताया W * ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या था हमारा 1 इन 200, ग्रेडियंट का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो कोई भी जगह पे हमको वेट पता है और ग्रेडियंट पता है तो हम एक्स्ट्रा पुल कितना फोर्स, एडिशनल फोर्स कितना चाहिए लोकोमोटिव को वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कि कोई भी जगह पे रूलिंग ग्रेडियंट है तो जो रेलवे जाने वाली है उसको कितना एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी उस ग्रेडियंट को चढ़ने के लिए, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इक्वेशन के थ्रू W * ग्रेडियंट। अगर हमको कोई भी जगह पे ग्रेडियंट पता है कि हिली रीजन है तो वहाँ पे ग्रेडियंट 1 इन 50 होगा, तो यहाँ पे मैं 1 इन 50 पुट करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा पुल 2.5 टन चाहिए। इस हिसाब से मैं फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे 1 इन 200 है और 500 टन वेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा एक्स्ट्रा पुल के लिए 500 इंटू ग्रेडियंट 1 इन 200, मतलब कि 2.5 टन जितना एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट है उस ग्रेडियंट पे ट्रेन को मूव कराने के लिए। तो ये हमने समझा रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में। अब बात करते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट के बारे में। सेकंड पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मोमेंटम ग्रेडियंट। कई बार क्या होता है कि हमारा जो हिली रीजन है वो बहुत ही स्टीप होता है, ठीक है। तो हमारा जो रेल अलाइनमेंट है वो स्टीपर है, तो वहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट से भी ज़्यादा स्टीपर है तो हम वहाँ पे मोमेंटम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। मोर स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट, पहली चीज कि जो रूलिंग ग्रेडियंट है उससे ज़्यादा स्टीपर है, बट डू नॉट डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड ऑफ ट्रेन। कि हम मैक्सिमम लोड ऑफ ट्रेन डिटरमाइन नहीं कर सकते। ट्रेन नीड टू acquire sufficient momentum to negotiate this gradient before reaching it। कि इस ग्रेडियंट को पार करने के लिए और इस ग्रेडियंट को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को एक सफिशिएंट मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी जो हम नेगोशिएट करने वाले हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि राइजिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड आफ्टर अ फॉलिंग ग्रेडियंट इन अ वैली। कि कोई भी वैली पे है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा वैली सेक्शन है, ठीक है, ये मैंने इमेज में दिखाया है। तो यहाँ पे जो मैंने राइजिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड किया है, तो राइजिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड आफ्टर अ फॉलिंग ग्रेडियंट इन अ वैली। कोई भी फॉलिंग ग्रेडियंट है यहाँ पे वैली में और यहाँ पे मैंने राइजिंग फ्रैक्शन प्रोवाइड किया है तो वो है हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट। सो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम required to overcome the steeper gradient is attained in a falling gradient section। तो यहाँ पे एक लंबा फॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे वैली पोर्शन है, तो यहाँ पे मेरा ट्रेन को स्टीपर कंडीशन में मूवमेंट मिला। तो ये जो ग्रेडियंट है, ठीक है, राइजिंग ग्रेडियंट है आफ्टर फॉलिंग ग्रेडियंट, तो ये जो राइजिंग ग्रेडियंट सडनली आ जाएगा इसको मैं मोमेंटम ग्रेडियंट बोलूँगा। सिग्नल शुड नॉट बी प्रोवाइड एट द मोमेंटम सिग्नल। कि मोमेंटम ग्रेडियंट है वहाँ पे सिग्नल नहीं प्रोवाइड किए जाते। यहाँ पे एल्मर और मैसूर के बीच में जो एक्सप्रेस वे चल रही है, एक्सप्रेस ट्रेन, उसका ये इमेज है जहाँ पे हम आप ये लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये था दूसरा मोमेंटम ग्रेडियंट। तो पहला था रूलिंग ग्रेडियंट, दूसरा था मोमेंटम ग्रेडियंट। अब तीसरा पॉइंट है हेल्पर ग्रेडियंट या तो पुशर ग्रेडियंट। हेल्पर ग्रेडियंट इम्पोर्टेंट इन अ माउंटेनियस रीजन। कि अगर ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है उसमें हेल्पफुल होता है। नेसेसिटी टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ट्रैक। कि नेसेसरी इसमें जो लेंथ ऑफ ट्रैक होती है हेल्पर ग्रेडियंट के लिए वो रिड्यूस होती है या तो कम होती है। इफ द ग्रेडियंट इज concentrated in specific section instead of the limiting the train load by providing rolling gradient, it is easy and economical to arrange for an assistant engine for the portion where the gradient is served. So
पुशर ग्रेडियंट और हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट है, हेल्पर ग्रेडियंट है, that train can carry a desired load on a remaining portion of the track, और such gradient are called pusher gradient और helper gradient। सो इसका मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम जानबूझ के ग्रेड प्रोवाइड करते हैं कि हमको हमको पता है कि जो ट्रेन है उसमें जो लोड है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर उसको ग्रेडियंट दे देंगे तो इजीली वो स्पेसिफाइड पर्टिकुलर सेक्शन पे वो मूव कर लेगी, ठीक है। तो उसको स्पेशली उसका वेट ज़्यादा है और उसको मूव कराने के लिए कोई हमारे पास असिस्टिंग इंजन की प्रोवाइड करना पड़े, अलग से इंजन प्रोवाइड करना पड़े उसको ले जाने के लिए और मूव कराने के लिए, उसकी जगह पे हम ग्रेडियंट या तो कुछ ग्रेड प्रोवाइड कर दें और जिसके थ्रू थ्रू ग्रेविटी या कोई रीजन थ्रू हम उसको उस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्रैक से हम उसकी मदद से उसको पुश करके या तो उसको उस ग्रेड की हेल्प से हम मूवमेंट करा दें, तो इस टाइप के ग्रेडियंट को हम हेल्पर ग्रेडियंट बोलते हैं। और फोर्थ और इम्पोर्टेंट ग्रेडियंट है वो हमारा है ग्रेडियंट इन अ स्टेशन यार्ड। सो स्टेशन यार्ड होता है, वहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है वो इट शुड बी अ सफिशिएंटली लो, बहुत ही लो ग्रेडियंट होता है, और उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द स्टैंडिंग व्हीकल, कि जो मूवमेंट ऑफ स्टैंडिंग व्हीकल है वहाँ पे प्रिवेंट होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और टू प्रिवेंट अ additional resistance due to the grade on a starting vehicle। सो यहाँ पे ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड होता है, वहाँ पे कभी कभी ग्रेडियंट दिया होता है रेलवे ट्रैक का, तो उसका यूज कहाँ पे होता है कि कोई भी व्हीकल को स्टैंड करने के लिए, तो उसको मूवमेंट स्टैंड करने के लिए कि अगर सडनली व्हीकल मूव लिया है तो उसको हम ग्रेड दे देंगे, तो वहाँ पे वो व्हीकल ग्रेड पे मूव नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से उसमें ब्रेक लगता है। दूसरा है एडिशनल रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेड ऑन स्टार्टिंग स्टार्टिंग व्हीकल, अगर व्हीकल को स्टार्ट होने के बाद अगर उसको एडिशनल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़े उसको ब्रेक लगाने के लिए, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी हम ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड का यूज करते हैं। मिनिमम ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रेनेज, maximum permissible gradient 1 in a 400 and minimum gradient is 1 in a 1000 for drainage। तो इस हिसाब से ड्रेनेज के लिए जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने चार टाइप से 4 टाइप से उसके बारे में डिस्कस किया है, रोलिंग ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट, पुशर ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट इन अ स्टेशन। एक और इम्पोर्टेंट और सिमिलर चीज है जिसको हम ग्रेड कंपनसेशन ऑन कर्व्स कहते हैं। हमने हाईवे इंजीनियरिंग में हॉरिजॉन्टल कर्व्स में जो ग्रेड कंपनसेशन देखा, वही ग्रेड कंपनसेशन रेलवे के लिए, रेल ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रैक अलाइनमेंट है उसके लिए है। तो बेसिकली हम ग्रेडियंट की बात करें तो वहाँ पे प्रोवाइडेड इफ कर्व्स लाइन ऑन अ रूलिंग ग्रेडियंट, तो कर्व्स लाइन पे रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइडेड है, ठीक है, वहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन की जरूरत है, रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रोथ ग्रेडियंट एंड कर्वेचर। सो यहाँ पे ग्रेडियंट और कर्वेचर दोनों की तरफ से रेजिस्टेंस मिलेगा, और टू अवॉइड द रेजिस्टेंस बियॉन्ड द अलाउएबल लिमिट ग्रेडियंट आर रिड्यूस ऑन अ कर्व्स एंड दिस रिडक्शन इज अ ग्रेडियंट इज कॉल्ड ग्रेड कंपनसेशन ऑफ द कर्व्स। सो ग्रेड कंपनसेशन जिस हिसाब से हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो अलाउएबल है वो बियॉन्ड द लिमिट होता है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करना बहुत ही जरूरी है, और उस रिडक्शन के लिए जो हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं या तो ग्रेड में कोई कंपनसेशन करते हैं तो उसको हम ग्रेड कंपनसेशन और कर्व बोलते हैं। कर्व रेजिस्टेंस इज द ग्रेटर एट अ लोअर स्पीड। सो बेसिकली ब्रॉड गैस है तो उसके लिए टोट कंपनसेशन है हमारा 0.04% डिग्री ऑफ कर्व 70 इंटू रेडियस, 70 अपॉन रेडियस की। अगर ब्रॉड गेज है तो मेरा ग्रेड कंपनसेशन 0.04% रहेगा, तो हम यहाँ पे उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 70 अपॉन रेडियस, कि मेरा रेडियस 200 मीटर का है, ठीक है, तो मैं 70 अपॉन 200 करूंगा तो इसके हिसाब से मुझे मिलेगा। तो ब्रॉड गेज के लिए कर्व्स पे जितना रेडियस है उसके हिसाब से इक्वेशन ग्रेड कंपनसेशन का रहेगा 70 अपॉन आर। मीटर गेज के लिए परसेंटेज और डिग्री में 0.03% यानी 52.5 अपॉन आर, और नैरो गेज के लिए 0.02 पर डिग्री यानी कि 35 अपॉन आर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा कि व्हाट शुड बी द
actual rolling gradient if the rolling gradient is in 1 and 200 on broad gauge track and curve of 3 degree is a superimposed on it। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि बेसिकली जो रूलिंग ग्रेडियंट है यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि रूलिंग ग्रेडियंट 1 इन 200 है, ठीक है। तो 1 इन 200 यानी 0.15%। और दूसरा एक डिग्री ऑफ कर्व्स है वो 3 डिग्री है। तो जो कर्व्स है वहाँ पे 3 डिग्री कर्व्स है और रूलिंग ग्रेडियंट 0.50 है। तो उसके हिसाब से जो हम सुप्रीम कोर्ट के लिए चेक करें तो पहले ग्रेड कंपनसेशन चेक करते हैं। तो ग्रेड कंपनसेशन यहाँ पे हमको मिलेगा 0.04 डिग्री जो 1 इन 200 है उसके लिए। और हमने यहाँ पे बोला है ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज के लिए इस टेबल में देखेंगे तो वो है 0.04 डिग्री पर 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व। तो कितने डिग्री ऑफ कर्व है? 3 डिग्री ऑफ कर्व है। तो 0.04 इंटू 3 यानी 0.12 डिग्री। तो यहाँ पे हमको 0.12 डिग्री परसेंटेज 0.12% जितना ग्रेड कंपनसेशन मिला 3 डिग्री जितने कर्व्स में, ठीक है। तो एक्चुअल मेरा रूलिंग ग्रेडियंट कितना है? 1 इन 200 में रूलिंग ग्रेडियंट होता है 0.50। उनमें से मैं ग्रेड कंपनसेशन डिडक्ट कर दूं 0.12 जितना कर्वेचर के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा जो एक्चुअल ग्रेडियंट रहेगा, मेरा एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट वो मुझे मिलेगा 0.38। तो 0.38 को हम 1 इन 200 जिससे फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मुझे एक्चुअल ग्रेडियंट मिलेगा 1 इन 260। तो ये चीज फाइंड करने के लिए हमने ये एग्जांपल देखा। तो ग्रेड कंपनसेशन ऑफ कर्व्स फॉर अ रेलवे ट्रैक यहाँ पे हमने देखा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमारा जो ओवरव्यू हमने देखा था कंटेंट के बारे में, ठीक है। तो उसके हिसाब से नेसेसिटी ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे और ग्रेडियंट एंड ग्रेड कंपनसेशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर एलिवेशन का डिफिशिएंसी और नेगेटिव सुपर एलिवेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।